हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें रोजगार विद अंकित सर का जितना भी मॉक टेस्ट आता है उसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं। इसमें देखिए, अंकित सर जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मिनी मॉक है उसमें हर दो दो दिन के अंतराल पर मैथ और रीजनिंग के मॉक टेस्ट को लाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर और जीके को भी लाते हैं। तो आप इस मिनी मॉक को लगाइए। अब जितना लगाइएगा आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। आपका टाइम भी मैनेज होगा और आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी बढ़िया होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो टाइम अच्छा खासा मिलता है। तो आप यहाँ तो बना लीजिएगा, लेकिन आगे जो भी एग्ज़ाम है चाहे वो यूपी पुलिस हो, जीडी हो, सब में टाइम मैनेज करना ही आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि एसएससी जीडी में 60 मिनट के अंदर कब आपका टाइम गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वीकली मॉक को भी सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मिनी मॉक का सेक्शन है, इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। 9 अक्टूबर को आया था, यानी कि कल कल ही अपलोड हुआ था मिनी मॉक मैथ्स 9 अक्टूबर 2023। इसमें 15 मैथ के सवालों को देखेंगे और उम्मीद है कि हम 25 मिनट के अंदर 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 ही इस 15 सवालों को सॉल्व कर दें। ठीक है, अगर आगे टाइम लग भी जाता है तो उसे आगे भी हम सॉल्व करा देते हैं। ऐसे कोशिश रहता है कि समझाते हुए हम 25 मिनट के अंदर सॉल्व करा दें, क्योंकि उतना इसमें लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है। क्वेश्चन ईजी ही रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है लेवल का भी रहता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, 25 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले ऊपर वाले भाग को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, 54 है। 54 माइनस माइनस में 5/2 इंटू 8 है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 13 है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 2 से 4। 54 में 20 घटा, देखिए पाँचों के 20, 54 में से 20 घटा तो क्या बचा, 34। 34 और प्लस 13, 34 प्लस 13 कितना हो गया, 34 और प्लस 13 कहिएगा तो 4 और 3 7, 3 और 1 4, 47 आ गया ऊपर वाले पार्ट। अगर हम नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करें तो नीचे वाले पार्ट में क्या है, 48 माइनस 4/3 गुना 8 और माइनस का 2। ठीक है, यानी कि और ये 3 जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। 48 दिया कितना होता है, 3 8 24, 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 144। ठीक है, अब माइनस 8 चौके 32 और माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 144 में से अगर 32 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 106 बचेगा। 106 और बटे में 3, नीचे वाले पार्ट का मान आ गया 106 बटे में 3, ऊपर वाले पार्ट का मान था 47। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 47 और बटे में 106 और इंटू का 3, यानी कि 3 7 21, 3 चौके 12, 12 और 2 14, 141 बटे 106 कौन से ऑप्शन में है, तो 141 बटे 106 जो है ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास के क्वेश्चन में हम ध्यान रखते हैं कि एक बार, हम बार बार आपसे बोलते हैं कि एक बार ही इसमें टाइम लीजिए, चाहे जितना हो सके, लेकिन एक बार में ही सही करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास आंसर नहीं आता है तो आपको टाइम लगने के बावजूद भी फिर दोबारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार्य के 3 इकाई को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे दिन में 6 घंटे कार्य करें तो 16 दिन में इस कार्य की 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा MDH/W का लगेगा, MDH/W, यानी कि आदमी गुना दिन गुना घंटा और बटे में टोटल कार्य कितना है। दोनों में बराबर कार्य है, मतलब एक ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक में क्या कर रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, 36 लोग काम कर रहे हैं और काम कितना 12 दिन में कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं, 3 इकाई काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए घंटा दिन आदमी बटे में कार्य, और वही कार्य को क्या हो रहा है कि 6 घंटे में कार्य करना है। ठीक है, 16 दिन में कार्य को समाप्त करना है। एक दिन में 6 घंटे काम करना है, 16 दिन में कार्य को समाप्त करना है। कार्य करना कितना है, 5 इकाई। 5 इकाई मतलब इतना कार्य नहीं करके इसके 5 इकाई कार्य करना है। और कितने लोग की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें x लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये कटाइए, 3 से इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। अब देखिए 8 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 से इसको कटाएंगे तो 2। ठीक है, 6 से इसको कटा दिए तो कितना बचा, 6, यानी कि क्या बचा, x बराबर 6 दूनी 12, और ये 5 उधर चला जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60 लोग की आवश्यकता पड़ेगी उस मतलब कार्य के 5 इकाई कार्य करने में। 5 इकाई जब कार्य करेगा तो 60 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। 16 दिन कार्य करेंगे, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, तो 60 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी प्रश्न है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ट्रेन P से Q तक म्यू किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा फिर Q से R तक, यानी QR बराबर 2PQ 3 म्यू किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है,
और R से P तक μ/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो P से शुरू होकर P तक वापस आने के दौरान पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल हमें बताना है। देखिए पहले समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ 3 बिंदु है इस रास्ते पर, P है, Q है और R है, लेकिन कह रहा है कि PQ बराबर 2QR है, मतलब सॉरी QR बराबर 2PQ है, यानी कि अगर PQ 1 किलोमीटर है तो QR कितना है, 2 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेन जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो म्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जब यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो 3 म्यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और टोटल जब इस तरफ लौट रही है तो उसका स्पीड कितना है, R से P तक μ/2 किलोमीटर पर आवर, यही है क्वेश्चन। अब हमसे देखिए, या तो आप सिंपल म्यू को हटाकर आप मान लीजिए कोई भी मान लीजिए हम म्यू का मान रख लेते हैं 10, मान के चलते हैं म्यू का मान हम कितना रखते हैं 10, आपके लिए आसानी होगा इसलिए हम मान रहे हैं। म्यू का मान अगर हम 10 रखते हैं, ठीक है, म्यू का मान जब हम 10 रखते हैं तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा उसका 10, यहाँ स्पीड उसका क्या हो जाएगा 30 और 10 में हम कोई किलोमीटर मान लेते हैं, तो मानते हैं 30 किलोमीटर होगा P से Q तक की दूरी, तो इसका दुगना होगा Q से R तक की दूरी, यानी कि 60 किलोमीटर होगा। पहले यहाँ हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड यहाँ अगर हम P से R तक का एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तो Q से हमें R से P तक टोटल μ/2 दिया है, ठीक है, तो वहाँ से हम वहाँ से एवरेज स्पीड फिर निकाल सकते हैं। देखिए पहले P से R तक स्पीड कितना है, यहाँ देखिए 30 और 60 90 किलोमीटर गया होगा टोटल। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 90 किलोमीटर गया होगा। अब देखिए यहाँ 30 किलोमीटर गया है 10 के स्पीड से, 30 किलोमीटर जब 10 के स्पीड से गया है तो कितना घंटा लगा होगा, 3 घंटा लगा होगा। और फिर 60 किलोमीटर गया है 30 के स्पीड से, जब 60 किलोमीटर 30 के स्पीड से गया है तो कितना टाइम लगा होगा, तो देखिए जब 60 किलोमीटर 30 के स्पीड से गया है तो 2 घंटा का टाइम लगा होगा। यहाँ हो गया टोटल हमारा डिस्टेंस और यहाँ हो गया टोटल टाइम, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो गया 90/5 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए P से R तक का हमारा एवरेज स्पीड पता चल गया, R से P तक का एवरेज स्पीड μ/2 यानी कि 5 किलोमीटर दिया है। देखिए P से R तक का एवरेज स्पीड क्या दिया है, आ गया है 18 किलोमीटर पर आवर, और R से P तक का एवरेज स्पीड क्या दिया है μ/2 यानी कि 10/2 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो देखिए एवरेज स्पीड हम जब निकालेंगे तो क्या होता है 2AB बटे में A प्लस B, ठीक है, 2AB बटे में A प्लस B, यानी कि देखिए क्या लिखेंगे, देखिए 2 इंटू A कितना है 18, A से मतलब P से R तक कितना गया है 18 के स्पीड से, आया किस स्पीड से है तो 5 के स्पीड से, अब बटे में दोनों का योग कितना हो जाएगा 18 और 5 23, ठीक। अब देखिए समझिए, यहाँ देखिए हमें म्यू के फॉर्म में आंसर दिया है, तो म्यू के फॉर्म में हम आंसर लाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10, 5 दूनी का 10 और बटे में 23, 18 इंटू 10 बटे में 23 लिख सकते हैं ना। हम 10 को क्या माने हैं, म्यू बराबर 10 माने हैं, म्यू बराबर देखिए 10 माने हैं यहाँ पर, तो जब म्यू बराबर 10 माने तो 10 की जगह हम म्यू लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 म्यू और बटे में 23 लिख सकते हैं, यानी कि 18 म्यू बटे में 23 हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में, ये इसे हम समझाने के लिए इतना बना है, वरना इस क्वेश्चन में कोई लेवल नहीं आना है, हम यहाँ कुछ भी मानते नहीं, सीधे 1/म्यू प्लस 2/3 म्यू करके वहाँ से एवरेज स्पीड निकाल कर फिर टोटल एवरेज स्पीड भी निकाल सकते थे, लेकिन हम मान लिए आपके लिए आसान होगा, और आप मान के ही बनाइएगा तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 10 पर अब हम क्या माने म्यू, तो वहाँ 10 का वैल्यू की जगह म्यू रख दिए, तो 18 म्यू बटे 23 हमारा ऑप्शन ए में जो है उसे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, अगर फिर भी डाउट रहता है तो इसे कमेंट कीजिएगा, फिर दोबारा हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों में सुधार आता है। जो क्वेश्चन में गलती होती है उसे आप सुधार सकते हैं। तो पर डे आप खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये जो बुक है, ये चक्षु प्रकाशन का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है, तो इसे आप जरूर लगाइएगा। ये एकदम बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि न्यू बुक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया है, ठीक है। मतलब जीके का 50 क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर का भी है, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी दिया है। देख रहे हैं आप, डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो आप इस बुक को जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 थी और इसका 20% पैकेजिंग और एक खुदरा विक्रेता को इसके शिपमेंट पर खर्च किया गया, ठीक है। निर्माता को 50% का लाभ हुआ, जबकि खुदरा विक्रेता को इसे ग्राहक को बेचने में 20% की हानि हुई। तो फुटकर विक्रेता को फुटकर विक्रेता ओवरऑल ग्राहक के पास कितने रुपए में ये पहुंचा, ग्राहक के पास जो है
किस ग्राहक के पास ये कितना रुपये में बेचा। देखिए पहले 24,000 रुपया का होगा ना, 24,000 रुपया इसका निर्माण में खर्च होता है। फिर 20% इसके पैकेजिंग और मतलब खुदरा विक्रेता शिपमेंट पर खर्च किया गया है, यानी कि 20% यानी कितना हो जाएगा 120/100। अब इसका मूल्य हो गया 120/100। उसके बाद फिर भी जो है 50% का लाभ कमा कर ये खुदरा विक्रेता को बेचता है। 50% का लाभ कमाया यानी कि कितना 150/100। अब फिर क्या कर रहा है, 20% की हानि हुई है, ग्राहक को बेच रहा है तो 20% की हानि हुई है, यानी कि टोटल ओवरऑल कितना है 80/100 में बेच दिया। अब ग्राहक के पास पहुंच गया इसी रेट में। अब इसे कटाइए और आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब गुना कीजिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे 24 इंटू 12 इंटू 15 8 120। अब देखिए 12 बना कितना होता है 144, यानी कि 24 इंटू 144 1440 लिख सकते हैं ना। अब गुना कीजिए 24 चूके 96, 24 चूके 96 और 9, 96 9 105, ठीक है। 96 और 9 कितना होता है 105, हाथ में लगा 10, 24 से कम 24 से 10 34, 34,560 रुपये जो हो जाएगा ग्राहक के पास पहुंचते ही इसका मूल्य हो जाएगा 34,560। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत इजी प्रश्न था और उम्मीद है सबसे बन भी गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि 50,250 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 7.5 वर्ष के लिए 8.1/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5.1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो दोनों भाग के बीच का अंतर देखिए कुछ नहीं। मान लीजिए पहले भाग पर कितना 100 रुपये हम दिए हैं, 100 रुपये दिए हैं कितना वर्ष के लिए, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 वर्ष के लिए। और कितना रेट लिखा है 8 त्रिक 24 और 1 25/3, ये 8.1/3 जो है उसे हम लिख लीजिए। और फिर दूसरे भाग पर हमने वाई रुपया खर्च किया है, वाई रुपये पर क्या टाइम दिए हैं, तो 5 चौके 20 और 1 21/4 का, और रेट क्या है 8% का। तो इसका जो है ये जो वाई रुपये पर खर्च किए हैं इसका ये 5/2 गुना ये है, तो इसमें 5/2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है गुना, क्या कर रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, यानी कि इसका जो है 5/2 गुना है। अब देखिए पहले कटाएंगे तो ये 2 से 2 चला गया, ठीक है। 5 से अगर इसको कटेंगे, देखिए 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। 4 से इसको कटा दिए तो 2 हो गया। अब यहाँ अगर देखिए तो यहाँ देखिए 3 अभी बचा है, तो 3 से इसको कटा दिए 3, यानी कि क्या बचा x इंटू 25 बराबर y इंटू में 42 बचा ना, 21 42। x रेशियो y कितना आ गया, सॉरी यहाँ 25 है, x रेशियो y कितना आ गया 42/25 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच अंतर कितना है, दोनों के भागों के बीच अंतर कितना है। तो दोनों भागों के बीच अंतर कितना है, तो 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 का अंतर है। टोटल योग कितना है, तो 5 और 2 7, 4 और 2 6 67 है। और 67 का वैल्यू कितना दिया है 50,250, ठीक। अब देखिए 67 से इसे कटा कर देखते हैं, कटता है कि नहीं, भाग देते हैं सीधे। 67 से जब हम 50,250 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 67 से जब हम 50,250 से हम भाग देते हैं, अगर भाग देंगे तो देखिए 67 से अगर 7 8 से ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ले जाके देखते हैं। 7 7 7 है 49, 7 6 42 और 4 46, 469। 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। 33 बचा, यहाँ कुछ नहीं, फिर 5। अब देखिए जब यहाँ 5 हो गया तो अब कितना हो जाएगा, 67 से इकाई अंक 5 है तो 5 लेकर देखते हैं। 5 7 35, 5 6 30 और 3 33, कट गया पूरा पूरी कट गया, यानी कि 75 से पूरा कट जाएगा, 75 नहीं 750 से पूरी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 में 750 से गुना करेंगे तो हमारे दोनों के भागों के बीच का अंतर आ जाएगा। 17 5 85, ठीक है। 17 7 119, 119 8 कितना होता है, 17 5 85, हाथ में लगा 5, हाथ में लगा 8, सॉरी हाथ में लगा 8, 17 7 119, 119 और 8 127, यानी कि 12,750 रुपये जो हो जाएगा दोनों भागों के बीच का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 17 5 85, 17 7 119, 119 8 127, ठीक है। 12,750 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आसान ही है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें कि इसमें कह रहा है कि यदि D1 और D4 पर खर्च की गई राशि D2 और D8 पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो जब आप टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ दिखेगा। पहले D1 और D4 में
कितना कितना राशि खर्च की गई है, तो D1 में की गई है 12% और D4 में खर्च की गई है 14%, यानी कि टोटल खर्च कितना किया गया है, तो 14 12 26%। अब आगे क्वेश्चन में कर रहा है कि D2 और D8 में खर्च किया गया है 11%, ठीक है, और D8 में खर्च किया गया है, D8 में भी खर्च किया गया है 11%, ठीक है, D2 में 11% और D8 में भी, यानी कि यहाँ टोटल खर्च किया गया है 22%। अब हमसे पूछ रहे दोनों भागों मतलब कितना अधिक है, तो ये देखिए 22% से कितना अधिक है, 4%, 4% अधिक है ना, 26% का कितना 4% अधिक है, हमें 4% का ही वैल्यू बताना है। तो 4% का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 में 100% टोटल होता है, और 100% का वैल्यू क्वेश्चन में देखिएगा तो 49 62 और कितना 30, 1 2 3 0। यहाँ देखिए परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 में इसे गुना कीजिए, 4 दूनी का 8, 4 छक्का 24, 4 नवा 36, 36 और 2 38, 4 चौके 16 और 3 19, एक देखिए 19 84 80, ये जीरो जो है 19 84 80 जो हो जाएगा, दोनों भागों के बीच अंतर हो जाएगा। 19 84 80 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 19 84 ऑप्शन जो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें कि 20 आमों और 15 सेबों की पेटियों के संग्रह का औसत वजन 30 kg है। यदि आम की पेटियों का औसत वजन 35 kg है तो सेब की पेटियों का औसत वजन क्या है। देखिए एक मैंगो है और एक एप्पल है। यहाँ हमें आम की पेटियों का औसत वजन दिया है 35, हमें सेब की पेटियों का औसत वजन बताना है, इनकी इसे x मान लेते हैं, और दोनों का संयुक्त औसत वजन कितना दिया है 30। ये हमारा एलिगेशन लग गया। अब देखिए संख्या हमारा दिया है 20 आम है, ठीक है, और 15 सेब है। कटाते हैं तो 5 से कटाएंगे तो 4 और 5 से इसको कटाएंगे तो 3। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 चौके कितना होता है, 35 चौके कहिएगा तो 35 दूनी 70 दूनी 140, ठीक है 140, अब प्लस 3x हो जाएगा, यानी 3x बराबर किसके हो जाएगा, तो 30 इंटू 4 और 3 7, इनके योग से इसमें गुना करते हैं तो 4 3 7, यानी कि अगर 3x बराबर देखें तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 210 में से 140 गया कितना बचा 70, तो x बराबर कितना हो गया 70/3। तो हमसे पूछ रहा है सेब के औसत मूल्य, यानी कि सेब के औसत मूल्य को क्या, औसत वजन को क्या मानते हैं x, यानी कि x बराबर क्या आ गया 70/3। 70/3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत मतलब बढ़िया प्रश्न है, इजी। एलिगेशन यही कराता है। एलिगेशन में क्या होता है कि देखिए ये जो बीच वाला मान होता है एक से छोटा और एक से बड़ा होता है, ठीक है, तो इससे छोटा है तो इससे बड़ा भी है, इससे बड़ा है ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में सभी 6 अंक 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो 11 से गुणा की जाने वाली संख्या, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी संख्या को हम किस संख्या से गुणा करें कि जो हमारा ये प्राप्त हो जाए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तो 6 अंक प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हमसे बजाय 11 से गुणा करना है तो बस 11 से भाग दे दीजिए, उसी से गुणा करेंगे तो हमारा जो है टोटल 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जाएगा 6, 11 छक 66, एक जीरो बैठेगा, फिर 66 उतरेगा तो 11 छक 66, फिर जीरो बैठेगा, फिर 11 छक 66, यानी कि 60 60 6 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा संख्या जो हो जाएगा 6 6 प्राप्त हो जाएगा। 60 60 6 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, ये तो लगभग सभी से बन गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या करेगा, अल्कोहल और पानी के 80 लीटर के मिश्रण में 60% अल्कोहल है, एक अल्कोहल है और एक वाटर है। जब 60% अल्कोहल है तो कितना 40% पानी होगा ना, अगर 20 से कटाएं तो 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। उसके बाद 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। अब देखिए यहाँ अल्कोहल हो गया 40%, तो वाटर कितना हो गया होगा 60%, 20 से कटाएंगे तो 2 और 20 से कटाएंगे तो 3। जब हम पानी को मिला रहे हैं तो अल्कोहल तो हमारा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ अल्कोहल 3 है, यहाँ अल्कोहल 2 है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा अल्कोहल बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी का 4, 6/4 हो गया, यहाँ 3 दूनी का 6 और तीसरी के 9, ठीक है। अब देखिए समझिए, हम देखिए 6 से 6 अल्कोहल हमारा बराबर हो गया, लेकिन पानी जो है 4 से हमारा 9 हो गया, 5 बढ़ गया है, यानी कि टोटल पहले 6 या 4 10 का वैल्यू कितना दिया था, 10 का वैल्यू दिया था 80 लीटर, तो हमसे पूछ रहा है 5 का वैल्यू, 5 पानी बढ़ा है ना, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ डिवाइड 2 है ना, डिवाइड 2, तो यहाँ भी डिवाइड 2 कर दिए, यानी कि 40 लीटर जो है हम पानी मिला है। हमसे एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा था कितना लीटर पानी मिला है, तो 40 लीटर पानी मिलाकर जो है 40% हम अल्कोहल कर दिए। 40 लीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में। बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक स्कूल में कक्षा के 10
10 के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या दिया है 3:5:8, ठीक है। 3:5:8 दिया है, ठीक है। यदि 3 खंडों में क्रमशः 15, 30 और 15 और अधिक नए छात्र प्रवेश करते हैं, मतलब इसमें 15, ठीक है, इसमें 30 और इसमें 15, ठीक है। तो हमारा जो अनुपात हो जाता है 4:5:7:9 हो जाता है। तो नए प्रवेश से पहले छात्रों की संख्या यानी कि इसका जो है टोटल वैल्यू बताना है 3:5। तो ये 3 से 4 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। 5 से 7 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। और 8 से 9 बढ़ा है तो 1 बढ़ा है। देखिए यहाँ 1 का वैल्यू 15 दिया है और यहाँ 2 का वैल्यू 30 दिया है। इस वाले में 2 का वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ भी 15 हो गया। ये 2 का वैल्यू जब 30 है तो 1 का वैल्यू 15 हो गया और यहाँ 1 का वैल्यू 15 दिया, यानी कि 15-15 बढ़ रहा है, 15-15 बढ़ रहा है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि यानी कि 1 का वैल्यू जब 15 आ गया तो टोटल प्रारंभिक संख्या क्या थी? 8, 5, 13 और 3 16। टोटल संख्या पूछ रहा है, 16 का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 1 का वैल्यू 15 है तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 × 15। 16-15 में गुणा करेंगे 16 दूनी 160, 80, 240। 240 जो हो जाएगा हमारा प्रारंभ में टोटल संख्या हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये उसी रेशियो में बढ़ रहा था जिस रेशियो में जो है दिया है। 5 से 7 बढ़ा है, इनके 2 बढ़ा है तो उसमें 30 लड़के भी हैं। अगर 5 से 6 होता है तो यहाँ भी 15 होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, केवल समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। अब आखिरी के कुछ सवाल बचे हैं उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि 100 रुपये पर 6.5%। क्वेश्चन नंबर 11, 100 रुपये पर 6.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो x का मान देखिए, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला जो होता है PR² / 100² और 3 साल का जब हम बोलेंगे तो 3 साल का देखिए क्या होता है PR² इंटू 300 + R बटे में 100³। ये 3 साल का अंतर होता है। अरे 2 साल का अंतर ये हो गया। अब हमसे CISI का अंतर दिया है कितना? 33.80 रुपया, ठीक है। हमसे मूलधन पूछ रहा है, इनके P को ही x माना है, इनकी मूलधन पूछ रहा है हमसे और रेट कितना दिया है? 6.5%। 6.5 इंटू 6.5 अब बटे में 100 × 100, ठीक है। अब देखिए समझिए, इसे हम इधर जाकर गुना करते हैं। जब इस 100 को पहले गुना करेंगे उधर तो ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे? 3380 और गुने में 100। अब बटे में 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 13/2 लिख सकते हैं आसानी के लिए, 13/2 अब बराबर P। हमारा P ही निकालना है। 13/2 लिख दिए 6.5 को। 13 से इसको कटाइए, 13 दूनी 26, 7 8, 13 6 78 0। 13 से इसको कटाएंगे तो 13 दूनी 26, 20 बचा। अब देखिए क्या हो गया, P बराबर 20 इंटू ये 2 और 2 जो हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 20 × 4 इंटू 100, यानी कि 20 चौके 80 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपया जो हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। 8,000 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, CISI का 2 साल का अंतर PR² / 100²। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 है, इसे निम्नलिखित में से किस तरीके से बेचा जा सकता है कि तरीका ए में जो है 24% की एकल छूट है और तरीका बी जो है 16% और 10% की लगातार 2 क्रमिक छूट पर कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? हमें विक्रय मूल्य न्यूनतम करने के लिए छूट अधिकतम देना पड़ेगा। कब विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? जब उसका छूट अधिकतम होगा। पहले देखते हैं दोनों में छूट किसका अधिकतम है। तरीका ए में तो दिया है 24%, ये तो एकल छूट है, और तरीका बी जो है 16% और 10% की लगातार 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो टोटल एकल छूट कितना हो जाएगा? तो 16 + 10 माइनस 16 × 10 बटे में 100, ये हो गया सक्सेसिव। 16 10 कितना होता है? 26। 26 में से अगर हम 1.6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 25 इधर हो गया, 0.6 यानी कि 24.4, 24.4%। अब देखिए छूट इसमें हम अधिकतम दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य इसी का कम होगा, यानी कि जितना हम छूट अधिकतम देंगे विक्रय मूल्य हमारा कम होगा उतना, यानी कि 24.4 वाला हमारे लिए बढ़िया होगा विक्रय मूल्य न्यूनतम के लिए। तो हमसे पूछ रहे न्यूनतम होगा और उसका मान क्या होगा? तो देखिए राशि कितनी है? 28,000। 28,000 राशि है ना। 28,000 पर हम छूट कितना दे रहे हैं? तो छूट दे रहे हैं 24.4% का, 24.4 बटे में 100। अब इससे पहले गुना कर लेते हैं कि एक्चुअल में छूट कितना मिल रहा है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 से ये 0 हट गया, यानी क्या बचा? 28 × 244। तो देखिए 28 × 244 में से गुना कीजिए तो 28 चूके कितना होता है? 28 में सीधे 4 से गुना करेंगे तो 28 चूके 112, 28 चूके 112। आपको 30 तक टेबल याद होना चाहिए तब कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। 28 चूके 112, हाथ में लगा 11, फिर 28 चूके 112, 112 और 11 कितना होता है? 123, हाथ में लगा 12 आपके ऊपर। 28 दूनी 56, 56 और 12 68, 6832 रुपया का जो है छूट दे रहे हैं। तो कितना हम बेच रहे हैं? देखिए 28,000 रुपया में
28,000 रुपये में जो है 6832 का हम छूट दे रहे हैं, 6832 का छूट दे रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ 2, 21,168 रुपये में जो है हम इसे बेचेंगे। और किस तरीके से? तरीका बी से, क्योंकि इसमें छूट अधिकतम, विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और छूट अधिकतम होगा, यानी कि तरीका बी से हमें बेचना पड़ेगा 21,168 रुपये में। तो देखिए, तरीका ए में दिया है 21,168 और तरीका बी में भी दिया है 21,168, तो हमें तरीका बी से बेचना है क्योंकि हमें विक्रय मूल्य को न्यूनतम रखना है। तो 21,168 कौन सा तरीका में जाए? तरीका बी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें? क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य होता है। ये तो तरीका हमारा सही लग रहा है, लेकिन आगे और पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का जो एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर दो संख्या नहीं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो ये तो हमारा ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि यदि दो अभाज्य संख्या सहअभाज्य है तो उनके एलसीएम एक होता है। नहीं, एलसीएम एक नहीं होता है, एलसीएम एक नहीं होता है, एचसीएफ एक होता है। एचसीएफ जो होता है एक होता है, एक क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हमारा तरीका सी भी गलती है, ऑप्शन सी भी। और ऑप्शन डी में क्या करेगा? दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है। नहीं, दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा भाजक होता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है एचसीएफ द्वारा विभाज्य होता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटेगा, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। और आगे के भी ऑप्शन आपको समझ में गए होंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से 45 अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 अंक तथा अंग्रेजी में 80 में 68 अंक मिले, तो किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत अधिकतम था? देखिए, पहले अगर मैथ में उसका देखा जाए तो 84 नंबर मिला है किस में? 90 में। और गुना परसेंट में बताने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट गया, यानी क्या बचा? 840 अब बटे में 9। ठीक, लगभग कितना हो जाएगा? 9 9 81, 90% प्लस हो जाएगा। ठीक है, 90% ये जो हो जाएगा 90% प्लस हो जाएगा, 90% प्लस, क्योंकि 90% प्लस होगा, 9 9 81, 810 से कुछ ज़्यादा है तो 90% प्लस जाएगा। अब उसके बाद क्या है? विज्ञान यानी कि साइंस में कितना है उसका अंक? 45 अंक है 50 अंक में से, 50 अंक में से 45 अंक है तो परसेंट में कितना हो गया? 45 दूनी 100। देखिए यहाँ टाइम खत्म हो गया तो सबमिट हो गया खुद से। तो हम आगे और भी जो क्वेश्चन बच रहा है उसे बता देंगे। व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए टाइम जब खत्म हो गया है, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे, 13 सही है। अभी टाइम खत्म हुए तो जो अन अटेम्प्ट में क्वेश्चन है उसे समझाते हुए बनाते हैं। यहाँ समझाते हुए बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ साइंस में कितना है उसका? 45 दूनी 90%, यानी कि साइंस में 90% है। अब मैथ में 90% प्लस है, तो साइंस वाला तो आंसर हमारा नहीं होगा। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में उसका कितना अंक है? तो 23 में से, देखिए 23 नंबर है 25 में से, 25 गुना 100, तो 23 के 25 के 100, तो 23 के कितना हो गया? 92%, यानी कि ये भी 90% प्लस है। तब इसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा। लेकिन आगे और चेक कर लेते हैं, कोई और इससे ज़्यादा होगा तो वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो अंग्रेजी में कर रहा है, अंग्रेजी में 68 नंबर ही लाई है, कितने में से? 80 में से, और गुना 100, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कटेंगे, देखिए 2 से इसको कटेंगे तो 4, और 2 से इसको कटेंगे तो 2 से इसको 5, ठीक है। 4 से इसको कटाएं तो कितना हो गया? 17, 17 पचे 85%। तो हमारा अंग्रेजी वाला भी आंसर नहीं होगा। अब हमें सस्पेंस है किस में? मैथ में और कंप्यूटर में, किस में अधिक है उसका? तो देखिए मैथ में उसका अगर स्कोर देखिएगा तो कितना है? 840 अब बटे में 9, और जो उसका 840 बटे 9, और उसका जो कंप्यूटर में स्कोर है वो 92% है। तो और 9 को उधर गुना कर दीजिए, 9 को उधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 840, ठीक है। और रेशियो 9 दूनी 18 और 9 81 और 1 82, 828 हो गया। तो 828 और 840 में अधिक कौन है? 840 वाला। तो 840 वाला ही जो हो जाएगा, यानी कि मैथ में उसका स्कोर जो है अधिकतम होगा। परसेंटेज स्कोर जो है मैथ में, परसेंटेज स्कोर अधिकतम हो जाएगा। तो मैथ वाला जो हमारे जो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। और यहाँ आपको समझ में भी आया होगा। अब आखिरी के जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। वहाँ टाइम जो है अटेम्प्ट हो गया था, और उम्मीद करते हैं आपको इधर हम समझ में भी आया होगा। ठीक, समझाते हुए बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाकर निर्मित 0.11 mm त्रिज्या वाला तार की लंबाई कितनी है? तो यहाँ देखिए पहले गोले को पिघलाकर जब हम तार बना रहे हैं कि बेलन का आकार दे रहे हैं, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यानी कि अगर गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब बराबर किसके होगा? पाई r² h क्यूब। यहाँ से पाई कटा दीजिए।
4/3। यहाँ 6 सेंटीमीटर जो व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बराबर, एक बात यहाँ पहले समझिए, एमएम में और सेंटीमीटर में। तो 1 mm बराबर जो होता है हमारा 1/10 सेंटीमीटर, यही होता है। 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक। अब आर स्क्वायर यहाँ एमएम में दिया है, तो एमएम में दिया है तो 0.1/10 लिख सकते हैं ना, और गुने 0.1/10 समझिए। और इंच का हमें वैल्यू निकालना है। अब देखिए समझिए, 3 से 3 कट गया, 3 के 9 चौके 36, 36 बचा। यहाँ 10 दूनी 10 या 100 यानी कि 2 जीरो बचा, और यहाँ बचा 0.1 और गुना 0.1 और गुना इंच। और फिर इंच अगर हम निकालें तो इसको जब इसको 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि फिर से जब हम इंच निकालेंगे तो 3600 पर 2 जीरो और आ जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, यानी कि 2 जीरो जो और आ जाएगा, यानी कि 36 पर 4 जीरो जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इतना जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा तार की। तो 36 पर 4 जीरो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ टिक भी है क्योंकि सबमिट हो चुका है, टाइम हमारा वहाँ खत्म हो गया था। पूरा 15 क्वेश्चन समझा दिए, उम्मीद करते हैं आपको 15 क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ कितने लोग अभी तक इस टेस्ट को दिए थे, कल रात को टेस्ट आया था, 2387 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। यहाँ हम टोटल 15 क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, उसे भी हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।